हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास का हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है, तो आज हम उससे आगे रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन हमने बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है कि किसी भी सरफेस से हमारी लाइट आती है और उससे टकरा के वापस हो जाती है उसी मीडियम में। उसमें मीडियम जो है वो रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होता। अगर एयर में है, यहाँ टकरा के ऐसे एयर में ही वापस चली जाती है, इससे बाहर नहीं, बाहर एक दूसरी साइड दूसरा मीडियम में नहीं जाती। ये तो होता है हमारा रिफ्लेक्शन। आज हमने पढ़ना है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई भी रे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाती है। अब एक से दूसरे मीडियम में जब भी जाएगी लाइट, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी? चेंज होती है। चेंज क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो मीडियम्स होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है रेयर मीडियम बोलते हैं, दूसरा हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। अब रेयर कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम कौन सा होगा? रेयर मीडियम जिसमें हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उसके मीडियम में, से ग्लास है, ग्लास किससे बना है, उसके जो छोटे छोटे जो यूनिट पार्टिकल्स होते हैं वो कितने क्लोज्ड पैक्ड है। अगर किसी में पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज हैं वो हो जाएगा डेंसर मीडियम, अगर किसी में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो वो हो जाएगा रेयर मीडियम। हम किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम को ना तो रेयर बोल सकते हैं, ना ही उसको हम डेंसर बोल सकते हैं। उसको रेयर या डेंसर हम बोलते हैं दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में। जैसे कि हमने लिया एयर एंड वाटर। अब एयर के पार्टिकल्स ज्यादा पास होते हैं या वाटर के? एयर और वाटर में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो एयर के पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज पैक्ड होते हैं या वाटर के? तो ऑब्वियसली वाटर के ज्यादा क्लोज होते हैं, एयर के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो ये मीडियम क्या आ जाएगा हमारा? रेयर, और ये क्या हो गया? डेंसर। अब अगर हम वाटर का कंपैरिजन करते हैं ग्लास के साथ, तो अब ग्लास में और वाटर में किसके पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गली किसके टाइटली बाउंड होते हैं? हमारे ग्लास के होते हैं वाटर के कंपैरिजन में। अब इस केस में जब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा रेयर मीडियम और ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम। तो अभी ये जो वाटर है, हमने अभी थोड़ी देर पहले उसको डेंसर बोला और अभी हम उसको रेयर बोल रहे हैं। तो कोई भी मीडियम में एक पर्टिकुलर ना तो रेयर होता है ना ही डेंसर होता है। वो रेयर या डेंसर हम बता सकते हैं किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाए और डेंसर से रेयर में जाए तो उनकी स्पीड तो कम होगी, चेंज होगी, कम नहीं चेंज होगी। रेयर मतलब खुला सा एरिया है और उससे हम चले गए डेंसर में, मतलब कि भीड़ में चले गए। वहाँ स्पीड क्या हो जाएगी? एक खाली रोड पे जा रहे हो और एकदम से ट्रैफिक में घुस गए, वहाँ स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी। इसके अपोजिट जब डेंसर से और रेयर में गए, एकदम से ट्रैफिक से निकल के बिल्कुल खाली रोड पे चले गए और अपने आप ही स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। सेम केस होता है हमारा लाइट का। पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। चेंज ऑफ path of light with changing मीडियम भी चेंज होता है और उसका पाथ भी चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या हो गया? ये है, इसमें कोई पॉलिश्ड सरफेस नहीं होता। एक मीडियम हमारा ये है फर्स्ट, एक मीडियम हमारा ये है सेकंड। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है इसमें। ये हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, इस सरफेस पे हमने नॉर्मल डाला। अब ये जो है ये क्या हो गया हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है हमारी, और ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम इसको मानते हैं कि फर्स्ट मीडियम हमारा रेयर मीडियम है और सेकंड हमारा
डेंसर मीडियम है जब दो मीडियम, एक ये एयर या वाटर मान लो, ये वाटर या ग्लास, एयर या ग्लास, ऐसे मान सकते हो। सिंपल ग्लास की सीट मान लो कि यहाँ पे एक सिंपल ग्लास की सीट है, प्लेन ग्लास ट्रांसपेरेंट, और यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो जो लाइट आ रही है वो कहाँ है, एयर में जा आ रही है, ग्लास में से पार होके, तो वो कौन सी हो गया, ग्लास, डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयर से डेंसर में जब जाएगी तो वहां पे जब जा रही है हमारी रेयर टू डेंसर, तो इसमें स्पीड जो है वो क्या होती है, इसमें डिक्रीज हो जाएगी। खुले एरिया से हम कहाँ चले गए, भीड़ में, डेंस में, डेंस मतलब भीड़, भीड़ में चले गए, वहां पे स्पीड अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो उसका पाथ चेंज होगा, वो किधर हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब तुम्हें ये देखना कि टुवर्ड्स नॉर्मल कैसे हुआ। अगर हम मानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती, रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जानी थी, उसमें से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ कर दो इसको, नॉर्मल की तरफ, ये हो गया, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड नॉट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में कभी भी ये नहीं होगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल हो। वो केस एक होता है, वो बताती हूँ, एक केस कौन सा होता है, जो लाइट नॉर्मली फॉल करते हैं। तो अभी तो ये है कि इसमें ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। सिंपल हमने रेयर से डेंसर में किया। अगर ये बोले कि हमारी लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तब क्या होगी, अब भीड़ से हम खुले में चले गए, वहां पे हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, वहां स्पीड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। खुले रोड पे जाओगे तो इंक्रीज होनी है। अब उसके लिए हम रे डायग्राम कैसे करेंगे, रे डायग्राम, ये हमारी इंसिडेंट रे होगी, ये इस सरफेस पे नॉर्मल हो गया, ये हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये हमारा है डेंसर मीडियम और ये है हमारा रेयर मीडियम। अब डेंसर से रेयर मीडियम में अगर गया है तो क्या होगा, अब उसमें तो भीड़ में से जब यहाँ पे डेंसर से रेयर में स्पीड इंक्रीज होगी, तो एकदम से ऐसे जा रही थी और स्पीड इंक्रीज करके ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। पहले देखो स्ट्रेट लाइन किधर आ रही है, उससे थोड़ा सा बेंड कर दो उसको नॉर्मल से अवे, ये हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर जा रही है डेंसर टू रेयर, ठीक है। अगर आ रही है हमारी रेयर टू डेंसर, तो इसमें हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अगर इंसिडेंट रे हमारी रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर रे जा रही है डेंसर टू रेयर तो वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे ये दोनों, क्योंकि ये बार बार यूज करने हैं हमने, ये भी और ये भी, ये दोनों डायग्राम बहुत, क्योंकि ये दोनों ये जो है ये लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना रे डायग्राम में भी प्रॉब्लम होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, कई जगह 1 मार्क में पूछा जाता है, व्हाट इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता किसकी वजह से है, क्या कॉज है। 1 मार्क में हर एक सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन मिलता है कि इसका कॉज क्या होता है, किस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन होता है चेंज ऑफ स्पीड। कॉज क्या होता है, चेंज ऑफ स्पीड, की स्पीड चेंज होती है लाइट की। अब वो लाइट की स्पीड कैसे चेंज होती है कि जब रेयर से डेंसर में गई तो स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और जब डेंसर से रेयर में गए तो स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज। और दिस इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्लियर है। अभी इसके लॉज पढ़ेंगे, पहले इनको नोट करो।
हमने रिफ्रैक्शन से पहले रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े। रिफ्लेक्शन में हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और दूसरा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन रिफ्रैक्शन के लॉज जो है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन एक हमारा बिल्कुल सेम होता है। वो सेम क्या होता है कि इंसिडेंट रे फर्स्ट है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या, यहाँ इंसिडेंट रे गई, नॉर्मल पे इसी पे डालेंगे और इसी प्लेन के पीछे वो रिफ्रैक्ट होके लाइट चली जाएगी, तो वो क्या रहेंगे, हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकंड जो है ये उससे बिल्कुल अपोजिट है। उसमें तो हम करते थे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होते हैं, हमेशा कांस्टेंट होते हैं, और इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये होता है स्नेल्स लॉ। अब इसके लिखेंगे कैसे, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इनका रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और वो कांस्टेंट होता क्या है, वो कांस्टेंट होता है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इसको म्यू भी बोल सकते हैं, कई जगह बुक्स में यहाँ पे एन भी मिल सकता है। और ये जो म्यू और एन है वो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू से भी लिख सकते हैं और इसको एन से भी लिख सकते हैं। जिसके बुक में जिस तरीके से डिनोट कर रखा हो वैसे ही हम इसको डिनोट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, और ये है एन। कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो किसी भी तरीके से, वो हम इसमें लिख देंगे। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू या इज इक्वल टू एन। ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्नेल्स लॉ। और इसमें मिस्टेक करते हैं, इसमें भी सेकंड लॉ में वही लिख देते हैं, साइन आई और आर की जगह एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बहुत से बच्चे लिखते हैं यही, तो वो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, रिफ्रैक्शन के नहीं है। ये लॉ याद लिखो जल्दी से। एक और चीज, एक और लॉ नहीं होता, लेकिन वो हमें इसमें पता होनी चाहिए कि जब मीडियम चेंज होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स from one medium to another, कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, then velocity and wavelength changes। velocity और wavelength क्या है, वो चेंज हो जाते हैं। वो की साउंड याद रखना, वेलोसिटी वेवलेंथ क्या होंगे, चेंज होंगे। और क्या चेंज नहीं होगा, चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी एंड फेज। फॉर फ्रीक्वेंसी एंड फेज डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी और फेज है वो चेंज नहीं होता। रिफ्रैक्शन का कॉज भी यही बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड या वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। तो वेलोसिटी के साथ वेवलेंथ चेंज होगी।
ये याद रहेगा तो बाकी बच गया। फ्रीक्वेंसी एंड फेज वो चेंज नहीं होगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नोट करो जल्दी से। हमने स्नेल्स लॉ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक नया नाम सुना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब इसके बारे में भी पढ़े, ये क्या होता है, क्या चीज है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमें सिर्फ इतनी याद करना है, इतना पढ़ना है कि ये एक रेशियो होता है। अब होता किस चीज का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो होता है। किस किस चीज की स्पीड का निकालेंगे कैसे, कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा, किस चीज के ऊपर बेस्ड होगा, वो बेस्ड होगा उसके अंदर जो है मीडियम के अंदर उस लाइट की स्पीड कितनी है, उस स्पीड के ऊपर डिपेंड होगा। अब वो कैसे होगा कि ये जो है वो होता है C/V। इसमें C क्या है और V क्या है, ये होता है हमारा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहां से ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो किसका आएगा, इसी मीडियम का आएगा जिस मीडियम की हमने ये स्पीड ली है, उसी मीडियम का। अब इसमें C क्या है, C पहले भी बताया है, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये वैक्यूम और मीडियम में उनकी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू C/V, या लिख सकते हैं N इज इक्वल टू C/V। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम क्या है, ये बहुत जगह यूज होना है न्यूमेरिकल में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल जो आएगा वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके उसकी स्पीड पूछ सकता है, या स्पीड देके उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है। मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, C हमें पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। V पूछेगा या V दे देगा, किसी मीडियम में स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्वेश्चन आया व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। C हमारे पास है, V हमारे पास है, वेरी सिंपल से म्यू इज इक्वल टू C/V। C आ गया 3 × 10⁸, ये आ गया 2 × 10⁸, ये कैंसिल, ये आया 3/2, यहाँ से आंसर आया 1.5। और ये 1.5 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा एक प्लेन ग्लास का होता है, और ये स्पीड जो है वो ग्लास की स्पीड होती है। तो यहाँ से ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके स्पीड भी पूछ सकता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो हमने याद रखना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। अच्छा, पहले इसकी SI यूनिट और बता देते हैं। SI यूनिट क्या होगी इसकी, ऊपर देखो क्या है स्पीड, नीचे क्या है स्पीड। तो यहाँ से इसकी यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड, नीचे इसकी क्या हुई मीटर पर सेकेंड, कोई यूनिट नहीं। तो ऐसा यूनिट क्या देगी, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट है इसी के आगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, ये तो हमने सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा। अब रिलेटिव, जैसे कि हमने 9th में पढ़ा था रिलेटिव मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, उसी को हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। तो ऐसे ही एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसी को हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है हमारा रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ टू मीडियम। दो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है। कैसे? मान लो ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ठीक है। यहाँ से रे गई और यहाँ से ये ऐसे बेंड हो गए, ये रिफ्रैक्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है म्यू, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, स्नेल्स लॉ लगाओ, साइन आई अपॉन साइन आर। वो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ से ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कौन से मीडियम का है, किसके रिस्पेक्ट में है? ये होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जैसे हम वेलोसिटी लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेम हमने लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अगर हमें निकालना है फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, सिंपल सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 2 का वन का विद रिस्पेक्ट टू 2, वो हो जाएगा μ1 और μ2। सिंपल सा है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अभी देखो ये यहाँ से फॉर्मूले से ये दिख रहा है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें एक टर्म में और फॉर्मूला आता है, हमने ये पढ़ा है, यहाँ से हमने ये भी पढ़ा है। ये फॉर्मूला यूज करके और यहाँ पे रख के हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं वेलोसिटी के टर्म में, क्योंकि दो मीडियम्स होंगे, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उनकी वेलोसिटी देंगे, तो हमें अलग अलग निकाल के उनको रिलेटिव निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है μ1 होता है हमारा c/v। फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी है तो हमने v1 ले ली। हमें पता है μ2 होगा हमारा c/v2। इसमें वैल्यू रखो, हमारा सॉल्व। μ12 निकालना है तो μ1/μ2 होता है। μ1 की जगह रखो c/v1, μ2 की जगह रखो c/v2। तो यहाँ पे c/v1 ये ऊपर जाके पलट जाएगा, v2/c, c से c कैंसिल, μ12 जो है वो आ गया हमारा v2/v1। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से निकालते हैं μ21 तो वो आ जाएगा यहाँ से v1/v2। एक ही फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं और कोई भी फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, क्योंकि कई जगह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। अच्छा, ये जो सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, इसकी जगह व्हाट दे देगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज दिस, फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इज दिस मीडियम। तो वो भी पूछ सकता है, तो चाहे एब्सोल्यूट पूछे चाहे रिलेटिव पूछे हम निकाल सकते हैं। नोट करो जल्दी से एक बार इसको। इसके बाद जो है वो हमने करना है, इसमें एक क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब हमने ऑफिस में देखी होगी, पेपर रखने के लिए एक कांच की जो ग्लास स्लैब रखी होती है वो रखते हैं। तो उसमें से ये रिफ्रैक्शन होता है, उसमें से देखना उसके नीचे जो पेपर्स रखे होंगे वो हमें कैसे दिखते हैं और क्यों दिखते हैं, किसकी वजह से दिखते हैं। वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। कैसे होता है, ये हो गया मान लो यहाँ तो एयर है, ये मीडियम हो गया हमारा ग्लास का, और यहाँ फिर से हमारे क्या है, एयर। तो ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये इंसिडेंट रे आई, इसके ऊपर एक्टिविटी भी होती है, रिफ्रैक्शन दिखा देते हैं हम ग्लास लेवल। तुम्हारे एक्टिविटी क्या एक्सपेरिमेंट ही है 10th का, एक यही कि रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब में कैसे होगा।
तो ये करेंगे जब हम रेयर से डेंसर में जाएगी तो किधर जाएगी रे, रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये बैंड हो गई नॉर्मल के तरफ। अब नेक्स्ट इस पॉइंट पे आके फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, अब डेंसर से रेयर में आ रही है तो रिफ्रैक्शन दोबारा होगा तो इस पॉइंट पे फिर से नॉर्मल डालो, हमने डाला ये नॉर्मल। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन जब होगा तो ये डेंसर से रेयर आएगी तो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये आ जाएगी हमारी, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे, बोलेंगे इमर्जेंट रे। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं, अब ये देखो ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो दोनों नॉर्मल एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्स रे, तो ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, आर के ही इक्वल होगा वो, ठीक है। अब बचता है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट एंगल। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जो इंसिडेंट रे है विदाउट रिफ्रैक्शन और ये जो रे है ये दोनों इमर्जेंट रे ये क्या होती हैं, पैरेलल होती है, पैरेलल। मान लो हम मानते हैं कि यहाँ रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जानी थी ना, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जानी थी, अब ये जा कैसे रही है, ऐसे, तो इनके बीच ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ये डिस्टेंस होती है हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि इतना इधर डिस्प्लेस होके शिफ्ट हो गई है, तो इसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये दो रेज पैरेलल होती है, तो हाँ, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी विदाउट रिफ्रैक्शन। अगर विदाउट रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारी इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है, ठीक है। इसमें तो यही क्वेश्चन होता है एंगल्स का, इसके पैरेलल का, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। अब ऐसे ही रिफ्रैक्शन आता है हमारा प्रिज्म में, दो की जगह तीन मीडियम भी हो सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 2 का निकालेंगे, 2 1 का निकालेंगे, बात आ जाएगी वैसे ही, ठीक है। अब हम प्रिज्म के थ्रू बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये जो एंगल होता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये जो एंगल होता है ऊपर होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पे मान लो ये गई हमारी इंसिडेंट रे, ये गई इंसिडेंट रे। अब नॉर्मल डालेंगे, वो नॉर्मल हमारा इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हमारा क्या है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से जब यहाँ रेयर मीडियम होगा, ग्लास का है प्रिज्म, ये डेंसर हो गया, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो किधर बेंड हो जाएगी, लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये ऐसे जाने के बजाय थोड़ा सा इधर बेंड हो गई। अब इस पॉइंट पे आके फिर से रिफ्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर से किधर जा रही है, रेयर में, तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल डालो इस सरफेस पे। अब यहाँ से जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो किधर बेंड होगी, ऐसे की बजाय अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हुए इसमें बेंड। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ये वही इमर्जेंट एंगल हो गया। इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। एंगल ऑफ डेविएशन देखो, अगर ये इंसिडेंट रे यहाँ पे डेविएट नहीं होती, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो ये रे ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये एक्चुअल जा ऐसे रही है, तो ये दिखती तो ऐसे है पीछे,
मतलब ये लाइट ऐसे जाने के बजाय इधर जा रही है, तो ये इतने एंगल से डेविएट होगी अपने ओरिजिनल पाथ से। इस एंगल को ही हम बोलते हैं डेल्टा, और ये डेल्टा ही क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। यही है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? इंसिडेंट रे ये हमारा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी दिखा सकते हो। ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये एंगल आर ऐसे। तो ये हो जाएंगे हमारे प्रिज्म के थ्रू हमारा डेविएशन। लिखो एक बार इसको। अच्छा, ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी किया है कि μ12 है वो किसके इक्वल होता है, 1/μ2 1 के इक्वल। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इन दोनों की प्रोडक्ट अगर ये इधर आ जाएगा μ12 इंटू μ21 तो कितना आएगा 1। कैसे? क्योंकि μ12 क्या होता है, μ1/μ2, μ21 क्या होता है, μ2/μ1। कितना आया 1। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने इसीलिए हर तरीके के सारे फॉर्मूले जो भी है वो मैंने बताए, इसीलिए कि ताकि कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी तरीके से हम उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन का ये नोट करो जल्दी से। अब अगर हमें सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो इसमें हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा रेयर होगा कौन सा डेंसर होगा। तो इसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा डेंस, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर डेंसर। जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उतना ही ज्यादा वो मीडियम डेंसर। अब वो कैसे, कई बार क्वेश्चन देखे सैंपल पेपर में मैंने देखे, इस बार भी उसमें प्रैक्टिस करते टाइम कि उन्होंने वहां पे मीडियम दिया, जैसे एयर दिया, ग्लास, केरोसिन, मिल्क, कोई भी दे सकते हैं, और उनका सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1, 1.5, 3/4, कम नहीं होता इसको से 2, क्या मान लो यहाँ पे 2.3। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये सबसे डेंस, अच्छा इसका ज्यादा कर दिया, ग्लास का ज्यादा होना चाहिए 1.2, इसका लिख दो 1.3। अब यहाँ से देखें तो सबसे डेंस हमारा क्या है, ग्लास, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब अगर वो पूछे कि एयर और केरोसिन में कौन सा डेंस है, तो इसमें हमारा केरोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे केरोसिन और ग्लास में कौन सा ज्यादा डेंस है, उसमें हमारा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ग्लास, तो इससे ये हो जाएगा। तो वो हम डिपेंड करेंगे किस किस का कंपैरिजन पूछा है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंसर हमारा हो जाएगा। अब रिफ्रैक्शन हमने देखा कहाँ है, डेली कहाँ यूज होता है। अब मैंने वही बताया कि पेपर के ऊपर हम वो ग्लास स्लैब रखते हैं, तो जितनी डेप्थ उसकी लेंथ के ऊपर, जितनी डिस्टेंस के ऊपर वो होता है, विड्थ के नीचे जो पेपर होता है वो हमें एक्चुअल में जब देखते हैं तो ग्लास स्लैब में वो उससे ऊपर लगता है थोड़ा सा। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। कांच का हमने कोई ग्लास लिया, उसमें हमने ऐसे पेंसिल डाल दी पानी डाल के, और उसमें ऐसे, तो जब सरफेस जहाँ पे होता है वाटर और एयर का इंटरफेस का जो लेयर होती है, उस लेयर के पास से हमें जो पेंसिल पेन जो भी है वो वहां से टूटा हुआ दिखता है, ऐसे ऐसे अलग अलग से दिखेगा इस सरफेस पे, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। एक्चुअल में तो नहीं टूटी होती, सिर्फ किसकी वजह से दिखती है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। पानी में नींबू डाल दो, उसको देखोगे तो एक्चुअल साइज से उसका साइज जो है वो बड़ा दिखता है, वो किसकी वजह से दिखता है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पानी जो टैंक में होता है, एक्चुअल डेप्थ उसकी ज़्यादा होती है लेकिन हमें उससे कम डेप्थ अपीयर होती है। तो ये सारे
सारे एग्जाम्पल हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हैं, जो बहुत सारे जो हम डेली लाइफ में यूज होते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके रे डायग्राम वगैरह करेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।